हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिक्योरिटी गार्ड अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में कहता है, हम हर वक्त उस पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी वह हमारी आंखों के सामने से बचकर निकल गई। हम यहाँ पर हर जगह अच्छी तरह ढूंढ चुके हैं, लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिली। अंतिम बार हमने उसे एक लड़की के साथ देखा था। हमारी बदकिस्मती से उस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से हम उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाए। लेकिन अब यह कह पाना मुश्किल है कि सौम्या उसी से मिलने आई थी या वह कोई आम लड़की थी जो यूं ही उससे मार्केट में टकराई थी। दूसरी तरफ से अब्दुल्ला की आवाज आती है। वह अपने गार्ड्स पर व्यंग्य करते हुए कहता है, मेरे काबिल 10 कमांडो मिलकर एक लड़की का पीछा नहीं कर पाए। क्या वह तुम सब लोगों से ज्यादा ट्रेंड है? मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। उस सौम्या की भोली सूरत पर मत जाना, वह बेहद सातिर और खुरापाती है। तुमने सौम्या को नहीं बल्कि एक हाथ आए मौके को गवा दिया है, जिससे कि हमें यह पता चल पा सकता था कि वह है कौन। फिर अब्दुल अपने गुस्से पर काबू करते हुए एक लंबी सांस लेकर उसे छोड़ते हुए ऑर्डर देता है, जो हो गया उसे छोड़ो और जल्दी करो, वहां से निकलो। कुछ ही देर में वह वापस होटल हेवन पहुंचेंगी। उसके आसपास के एरिया पर फैल जाओ। वह जिस भी वाहन से आएगी उस वाहन के ड्राइवर से पता करो कि वह कहाँ से आई है। तब जाकर पता चलेगा कि तुम सब लोगों को चमकमा देकर वह कहाँ गई थी। अब्दुल का साथी यस सर कहकर कॉल कट कर देता है और बाकी सभी साथियों के साथ वहाँ से होटल हेवन के लिए निकल पड़ता है। रेस्टोरेंट में बैठी सौम्या और लच्छू। सौम्या की कही हुई बात पर लच्छू, मुझे लगता है अगर हमने रोहित पर दाव नहीं चला तो इतने दूर आकर भी हम खाली हाथ ही रह जाएंगे। लच्छू अच्छी तरह जानती थी कि रोहित तक पहुंचना अनिका तक पहुंचने के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अनिका तक पहुंचने या उसे झुकाने के लिए वह पहले भी अपनी पूरी ताकत लगाकर कई बार नाकामयाब कोशिश कर चुके थे। रोहित तक पहुंचना लगभग नामुमकिन ही था, दबी आवाजों से ही सही, लेकिन लच्छू ने अंडरवर्ल्ड की पहुंची हुई कुछ ताकतों से यह सुन रखा था कि रोहित मारवा ही द किंग है। हालांकि अपनी बात को साबित करने के लिए किसी भी अंडरवर्ल्ड माफिया के पास यह सबूत नहीं था कि रोहित ही द किंग है, लेकिन लच्छू अच्छी तरह जानती थी कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। द किंग का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अनिका की पिछली जिंदगी में किंग ने उसे बचाने और उसकी मदद करने के लिए जो कुछ भी किया था उससे साफ था कि वह रोहित मारवा ही था। फिर कुछ देर लंबी सांस लेकर सौम्या दोबारा बोलना शुरू करती है, अब हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि विशु अनिका के कब्जे में है और तुम अच्छी तरह से जानती हो उसके बिना मेरे लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। सौम्या की बात पर लच्छू कहती है, हाँ बल्डी साइंटिस्ट, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। फिर अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए आगे कहती है, तुम चिंता मत करो, विशु नहीं तो कोई और सही, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। इस बार सौम्या अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहती है, इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 महीने का ही इंतजाम है। लच्छू बदले में सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अपना खाना खत्म कर लेने के बाद दोनों उठकर चलने को होती हैं। तभी लच्छू, पूरे हफ्ते मैं बहुत बिजी हूँ, किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, इसीलिए किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम बहुत ही संभल कर रहना, किसी भी तरह के खतरे से खेलने की कोशिश भी मत करना। सौम्या मुस्कुराकर लच्छू से कहती है, तुम जब मेरी चिंता करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लच्छू गहरी सांस लेकर छोड़ती है और कहती है, अब चिंता ना करूं तो क्या करूं? तुम माँ साहिबा के लिए जरूरी ही इतनी हो कि मैं ना भी चाहूं तो भी तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। सौम्या कहती है, अब हमें चलना चाहिए, वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। दोनों वहाँ से उठकर चल पड़ती हैं। तभी अचानक से सौम्या को कुछ याद आता है और वह चलते चलते लच्छू का हाथ पकड़ लेती है। फिर उससे कहती है, एक और जरूरी बात जो मुझे खटक रही है। लच्छू अपनी जगह पर रुक जाती है और सौम्या के चेहरे की तरफ देखने लगती है। सौम्या कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मारवा और गुलेरिया परिवार के अलावा भी कोई ऐसा है जो अनिका की मदद करता है। तुम जिस अदृश्य मददकर की बात कर रही हो उसे माँ साहिब भी ढूंढ रही है। अगर वह मिल जाए तो पक्का पावर ड्रग का राज खुल जाएगा, लेकिन उसकी मौजूदगी ईश्वर के समान समझो, जो होकर भी कहीं नहीं दिखता और नहीं होकर भी कहीं मौजूद है। फिर दोनों साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं और तभी सौम्या कुछ याद करके कहती है, माँ साहिबा से कहना कि उनकी सिपाहियों में से किसी को तो अनिका ने जिंदा पकड़ लिया था, तो थोड़ा संभल कर रहे,
वह जितनी सीधी और नाजुक दिखती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक और तेज है। हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा ताकत है उसमें। लच्छू जवाब देती है, अगर तेज नहीं होती तो क्या यूं ही माँ साहिबा की कैद से भाग निकलती। तुम चिंता मत करो, इस बार जाल लच्छू ने बिछाया है। मैं भी देखती हूँ कि कब तक बचेगी और कौन बचाएगा उसे। सौम्या मजाक के अंदाज में कहती है, पहले मैं उसकी माँ की मुरीद थी, द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति मल्होत्रा, और मैं अब उसकी बेटी अनिका गुलेरिया की कायल हो गई हूँ। अब तक लच्छो और सौम्या रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। सौम्या के मुंह से अपने अलावा किसी और की तारीफ सुनकर लच्छो को गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, लेकिन वह किसी तरह खामोश रह जाती है। फिर अपनी गाड़ी से शॉपिंग किया हुआ कुछ सामान निकालती है और सबूत के तौर पर सौम्या को पकड़ा देती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और मुस्कुरा देती हैं। उसके बाद लच्छो अपना ध्यान रखना कहकर सौम्या को वहां से रवाना कर देती है। इस बार भी वह जाने के लिए एक ऑटो हायर करती है। मल्होत्रा हाउस। क्रिस अपने कमरे में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके कमरे के सामने से किशन मल्होत्रा गुजरते हैं और एक पल रुककर कमरे के हल्के से खुले हुए दरवाजे की तरफ क्रिस को देखते हैं। क्रिस अपने काम में पूरी तरह से मगन था। किशन बिना क्रिस को डिस्टर्ब किए वहां से सीधा डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं और जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी अंजलि 2 बाउल में सूप लेकर उनके पास आ जाती है और कहती है, जरा टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। मल्होत्रा परिवार में भी काम करने के लिए नौकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंजलि को अपने परिवार को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना बेहद पसंद था। इतना ही नहीं, कुकिंग का शौक होने की वजह से वह समय समय पर कुछ नया बनाने के लिए ट्राई करती रहती थी। अंजलि के कुछ कहने के बाद भी किशन मल्होत्रा के निगाहें सामने रखे हुए एक डिजाइनर पोट पर ही थी। किशन मल्होत्रा इतनी गहरी सोच में खोया हुआ देखकर अंजलि की आवाज उसके कानों में ही नहीं गई। यह देखकर अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो। किशन चौंक जाता है और कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम क्या कह रही थी। अंजलि किशन को झूठी नाराजगी का चेहरा बनाकर दिखाती है और कहती है, एक तरफ कह रहे हो कि तुम मुझे सुन रहे हो और दूसरी तरफ पूछ रहे हो कि मैंने आपसे क्या कहा। किशन मुस्कुराते हुए कहता है, नाराज क्यों होती हो, एक बार फिर से बता दो क्या कह रही थी। अंजलि कहती है, मैं कह रही थी कि सूप बनाकर लाई हूँ, जरा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। किशन मल्होत्रा अपने सामने रखा हुआ बाउल अपने हाथ में उठा लेता है। तभी अंजलि कहती है, अब अगर तुम्हारी सोच टूट गई है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि किस गहरी सोच में थे। किशन अंजलि की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है, कुछ खास नहीं, इस उम्र में इंसान और क्या सोच सकता है, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। अंजलि कहती है, क्या आप बार बार सवाल पूछने के बाद ही आगे की कहानी बताओगे, साफ साफ पूरी बात बताते क्यों नहीं। अगर तुम बार बार सवाल नहीं पूछोगी तो तुम्हारी कोयल जैसी आवाज मेरे कानों में रस कैसे लेगी, और कहकर हंस पड़ता है। अंजलि मुस्कुराकर किशन की तरफ देखती है और फिर अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लेती है। फिर कहती है, उम्र बीत गई लेकिन आज की नहीं बीती। किशन बाउल को नीचे रखते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि हमारे दोनों बच्चे आजकल बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या तुमने आज से पहले कभी क्रिस को इस तरह पूरा दिन अपने कमरे में बैठे हुए देखा है। यह भी छोड़ो, क्या तुमने कभी क्रिस को पूरा दिन एक ही जगह पर बैठकर काम करते हुए देखा है। किशन की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर भी भाव बदल जाते हैं और गंभीर होते हुए कहती है, कह तो आप सही ही रहे हैं, यह तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ, पता नहीं इस क्रिस की जिंदगी में क्या चल रहा है। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, एक तो यह लड़का खुद से कभी कुछ बताता नहीं है और अगर पूछने जाओ तो कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता। इतना बड़ा हो गया है लेकिन बचपना नहीं गया, जिम्मेदारियों की समझ खूब है इसे, लेकिन व्यवहार की बिल्कुल समझ नहीं। किशन अंजलि के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, समय सब सिखा देता है, वह भी सीख जाएगा। अंजलि कहती है, समय रहते सीख जाए तो ही अच्छा है। इससे पहले कि किशन आगे कुछ कह पाता, अंजलि कहना शुरू करती है, अब तुम श्वेता को ही ले लो, हमेशा उसके कान हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी खुले रहते थे, लेकिन आजकल उसके पास बैठकर भी कुछ कहो तो उसे सुनाई नहीं आता, पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है, बिल्कुल इस क्रिस की ही तरह, वह भी अपने स्वभाव के विपरीत चल रही है। फिर एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करती है, लेकिन अगर पूछो कि क्या हुआ तो कहती है, कुछ नहीं मम्मा, आप खामखा ही परेशान होती हैं। फिर अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहती है, अब आजकल के इन बच्चों को कौन बताए कि माँ बाप का सारा ताम झाम इन बच्चों के लिए ही होता है।
उनकी पूरी जिंदगी की परिधि का केंद्र उनके बच्चे ही होते हैं। अंजलि के चेहरे पर परेशानियों की रेखाएं खींच आती हैं। अंजलि को परेशान देखकर किशन कहता है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, हमारे दोनों ही बच्चे समझदार हैं। जब हमें बताने लायक कोई बात होगी तो खुद बता देंगे। फिर अंजलि का ध्यान बटाने के लिए अपनी बात बदलते हुए कहता है, सूप लाजवाब बना है, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि कहती है, हाँ हाँ, बिना पिए तो सूप लाजवाब ही लगेगा, इसमें नमक नहीं है, मैं नमक डालना भूल गई, बैठो मैं डाल देती हूँ। अंजलि की बात पर किशन मुस्कुराने लगता है और अंजलि अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। फिर जाते जाते कहती है, आज आ जाने दो इस लड़की को, मैं उससे बात करके ही रहूंगी। मारवा हाउस। आज अनिका अपने सारे कामों को दरकिनार करके बच्चों के साथ डाइनिंग हॉल में बैठी हुई थी। वे सभी मिलकर अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। बच्चों को वक्त देना कितना जरूरी है, यह अनिका बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए माता पिता का उनकी बातों को सुनना बेहद जरूरी होता है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी अक्सर ऐसा होता था जब वह बच्चों के साथ नहीं बैठ पाती थी। अच्छी बात यह थी कि उसके तीनों ही बच्चे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि उनके मॉम डैड दोनों ही सामान्य माता पिता की तरह उन पर पूरा वक्त नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जरूरत के वक्त वह दोनों ही अपना बड़े से बड़ा काम बिगाड़ कर हमें अपना कीमती वक्त जरूर देंगे। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहेंगे। इन सभी परिस्थितियों में सकारात्मक बात यह थी कि अनिका के बच्चों के पास एक दूसरे की कंपनी थी, जिसके चलते ना तो उन्हें कभी अकेलापन महसूस होता था और ना ही रोहित या अनिका के कम वक्त की कमी उन तीनों में से किसी को भी खलती थी, तो वह आपस में एक दूसरे की समस्याओं को सुन भी लेते थे और सुलझा भी लेते थे, और जब जरूरत महसूस होती थी तब रोहित और अनिका के पास पहुंच जाते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि जब वह अपने मोम या डैड में से किसी के पास गए हों और उन्हें इग्नोर का सामना करना पड़ा हो। फिलहाल रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर अपनी अपनी नई स्टडी के बारे में बात कर रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे का मजाक उड़ाकर हंस भी रहे थे। ठीक इसी वक्त रोहित मन ही मन बेहद खुश होते हुए मारवा हाउस के डोर से एंट्री करता है। वह अपने ऑफिस के सभी काम जल्दी जल्दी निपटा कर लौट आया था। आज उसने पूरा मन बनाया था कि अनिका का मूड ठीक होगा तो वह आकाश के बारे में बात जरूर करेगा। वह सवाल जो उसके मन में अभी भी घूम रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब अनिका से ले लेगा। इसी के साथ कुल मिलाकर वह आकाश का पूरा राज जानकर रहेगा, जिसमें मुख्य सवाल यह था कि अनिका ने नकली आकाश को बचाया कैसे, और उसे यह बात कब पता चली कि वह आकाश असली आकाश नहीं है। नकली आकाश की एंट्री करवाने का अनिका का क्या उद्देश्य है। मल्होत्रा हाउस के मेन गेट के बाहर लक्ष्य और उसके सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियां एक साथ आ रुकती हैं। लक्ष्य के इशारे पर सभी गार्ड घर के बाहर ही रुक जाते हैं और लक्ष्य अपनी गाड़ी को मल्होत्रा हाउस के अंदर की तरफ मोड़ लेता है और घर के पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। फिर श्वेता की तरफ देखता है, लेकिन गाड़ी रोकने के बाद भी श्वेता अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रहती है और उसकी निगाहें एकदम सामने की तरफ होती हैं। कुछ पलों तक लक्ष्य यूं ही श्वेता को देखते रहता है, लेकिन जब श्वेता किसी तरह की हलचल नहीं करती और शांति से अपनी जगह पर टिकी रहती है, तब लक्ष्य धीरे से श्वेता का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। लक्ष्य का स्पर्श से श्वेता को अपने पूरे शरीर में मीठी गुदगुदी महसूस होती है, खासकर अपने पेडू और कंठ के पास। लेकिन फिर भी श्वेता शिथिल बनी रहती है और कुछ पलों के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस एहसास को जीने लगती है। लक्ष्य टकटकी लगाकर श्वेता के मासूम से चेहरे को निहारता जाता है। इस वक्त जो हालात श्वेता की थी वही लक्ष्य की भी थी। श्वेता अपने व्यवहार से अपने मन की स्थिति जाहिर कर सकती थी, क्योंकि प्राय यह लड़कियों के स्वभाव में होता है, लेकिन लक्ष्य यह भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद श्वेता अपनी आंखें खोल लेती है और लक्ष्य के हाथ में रखे हुए अपने हाथ की तरफ देखने लगती है। लक्ष्य अपने हाथों की उंगलियों को श्वेता की उंगलियों में फंसा लेता है। लक्ष्य अभी भी श्वेता के चेहरे को ही देख रहा था। बार बार उसके अंदर से आवाज आती कि श्वेता को अपनी बाहों में भर ले और कस के गले से लगा ले। कुछ देर की कसमकस के बाद वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने अंतर मन की आवाज को दबा देता है। श्वेता ना ही गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश करती है और ना ही अपना हाथ लक्ष्य से छुड़ाने की, बस दोनों के हाथों को देखती रहती है। धीरे धीरे लक्ष्य की आंखें श्वेता की आंखों से टकरा उसके चेहरे की बनावट को इस तरह निहारने लगती है जैसे एक मूर्तिकार अपने ही तरासे हुए मूर्ति को निहार रहा हो। जब लक्ष्य की नजरें श्वेता के लबों पर जाती है तो उसे तेज ख्वाहिश होती है कि श्वेता के होठों को अपने होठों में ले ले।
श्वेता को प्यार से निहारते निहारते लक्ष्य की सांसें गहरी होती चली जाती हैं और अंततः वह अपने मन की आवाज को दबाता है और फिर सामने की तरफ गाड़ी से बाहर देखने लगता है। वह इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था कि इस तरह श्वेता के साथ अधिक देर रुकना बेहतर नहीं रहेगा। कुछ पलों के बाद वह दोबारा से श्वेता की तरफ मुड़ता है और तेजी से उसके करीब जाता है। श्वेता बिना लक्ष्य के चेहरे की तरफ अपनी निगाहें उठाए अपने हाथ को उसके होठों पर रख देती है, फिर अपनी निगाहें उठाकर लक्ष्य की आंखों में देखती है। श्वेता के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लक्ष्य के शरीर में रक्त का दौर बढ़ जाता है। लक्ष्य अपने दूसरे हाथ से श्वेता का हाथ नीचे करते हुए कहता है, घबराओ नहीं, मैं सिर्फ बाय कह रहा था। फिर श्वेता के माथे को चूम लेता है। अब श्वेता की चुप्पी टूट जाती है और वह कहती है, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि लड़कियों के सेंसस बहुत तेज होते हैं? श्वेता की बात पर लक्ष्य पहले मुस्कुराता है और फिर कहता है, और क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि जब खूबसूरत रात हो और साथ में प्यार हो तब किसी भी प्रेमी को अपनी मोहब्बत के चेहरे पर मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद लक्ष्य अपना चेहरा लटका लेता है, फिर कहता है, आई एम सॉरी अगर आपको कोई गलत मैसेज गया हो तो। वैसे मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। फिर गाड़ी की विंडो में से पानी की बोतल उठाकर श्वेता की तरफ बढ़ा देता है। श्वेता गर्दन हिलाकर इनकार कर देती है। फिर लक्ष्य पूरी बोतल का पानी एक सांस में पी जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, हर रिश्ते में लड़की की इच्छा ही प्रथम होती है और उसका सम्मान करना तुम्हारा दायित्व है। अगर श्वेता जी को इतना बोलने का मौका मिल गया है तो मतलब तुम्हारी गलती है। अब श्वेता को एहसास होता है कि उसे और ज्यादा देर तक इस रात को मध्यम प्रकाश में इस तरह लक्ष्य के साथ अकेले गाड़ी में नहीं रुकना चाहिए। लक्ष्य उसके लिए चाहे कम मायने रखता हो या ज्यादा, लेकिन लक्ष्य उसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता है। वह इस बात को भी महसूस कर पा रही थी कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था लक्ष्य जाने अनजाने में उसके करीब बढ़ रहा है और यह बहुत ही स्वाभाविक था। वह दोनों साथ में पूरा दिन गुजार रहे थे, तब भी उन दोनों को यह वक्त काफी कम लग रहा था। अब लक्ष्य से दूर होना श्वेता को बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। श्वेता यह भी अच्छी तरह समझ पा रही थी कि जब उसकी ऐसी हालत है तो लक्ष्य की कैसी हालत होगी। वह गाड़ी के दरवाजे के लॉक की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, तभी लक्ष्य अपनी तरफ के दरवाजे को खोलकर श्वेता की तरफ पहुंच जाता है और गाड़ी का दरवाजा पकड़कर एक हाथ श्वेता की तरफ बढ़ा देता है। श्वेता अपना हाथ लक्ष्य के हाथ में दे देती है और बाहर आ जाती है। लक्ष्य सच में ही एक जेंटलमैन था, लेकिन यहाँ मामला दिल का था और मोहब्बत दो तरफा। ऐसे मामलों में अगर इजहार ना हुआ हो तो कभी ना कभी ऐसे पल सामने आ ही जाते हैं। जब एब्रासमेंट की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, वहाँ श्वेता जैसे ही घर के अंदर पहुँचती है, अंजलि अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। श्वेता बिना कुछ कहे अपना पर्स वहीं टेबल पर रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि कब से उसी के आने का इंतजार कर रही थी। वह भी पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाती है। श्वेता चेंज करने के लिए जा चुकी थी। अंजलि वहीं बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब श्वेता बाहर आती है तो अंजलि अपनी बेटी को अपने दोनों बाहों में भर लेती है और कहती है, तुम्हारे चेहरे पर बहुत थकावट दिखाई दे रही है, आओ मैं तुम्हारे सिर में तेल लगा देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। श्वेता कुछ नहीं कहती और चुपचाप बेड के किनारे पर बैठ जाती है। अंजलि श्वेता की ड्रावर से तेल लेकर श्वेता के पीछे बैठकर चंपी करना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद उससे पूछती है, अगर सच सच बताओ तो एक सवाल पूछूं? श्वेता अच्छी तरह जानती थी कि अंजलि उससे क्या पूछना चाहती है और यहाँ क्यों आई है। श्वेता अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू ले आती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उसका गला रुआसी की वजह से रणधीर उसकी आंख से आंसू टपक पड़ते हैं। वह दोनों हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। अंजलि श्वेता को इस तरह बिखरते हुए देखकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेती है। उसके बाद श्वेता की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। अंजलि उसे अपने आप से चिपका लेती है। श्वेता भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अंजलि की कमर से अच्छे से चिपक जाती है। ठीक इसी वक्त किशन मल्होत्रा श्वेता के कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों माँ बेटी को इस तरह देखकर अपना एक कदम पीछे कर लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फिर किसी तरह श्वेता अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश के बावजूद भी उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। फिर वह रोते हुए ही अपनी माँ से अलग हुए बिना ही कहती है, हाँ मुझे लक्ष्य से प्यार हो गया है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। श्वेता की बात सुनकर अंजलि उसे पीछे करती है और उसके गालों से अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछती है। फिर कहती है, तो इसमें रोने की क्या बात है, यह तो अच्छी ही बात है। तुम उसी इंसान से शादी करने वाली हो जिससे तुम्हें प्यार हुआ है।
श्वेता कहती है, नहीं, मैं यह शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक अनिका दी लक्ष्य को मेरे लिए एक सही लड़का करार नहीं देंगी। पति पत्नी के रिश्ते में बाद में तकलीफें उठाने से अच्छा है कि प्रेम के रिश्ते में ही तकलीफें उठा ली जाएं। अंजलि को महसूस होता है कि इस वक्त श्वेता के साथ तर्क वितर्क करना उचित नहीं होगा। वह दोबारा से उसे अपने गले से लगा लेती है। किशन बाहर ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। यह सब सुनकर वह श्वेता को इस तरह दुखी होते हुए देखकर उसका दिल बैठ जाता है। हर बाप की तरह वह भी अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, और यदि बेटी श्वेता की तरह काबिल और जिम्मेदार हो तो फिर कहना ही क्या है। श्वेता ने घर की बेटी होने के बाद भी मल्होत्रा परिवार की पुश्तैनी बिजनेस को एक बेटे की तरह संभाला था, उसे डूबने से बचाया था, परिवार के मान को कलंकित होने से रोका था। अंजलि मन ही मन यह तय कर लेती है कि वह श्वेता से बात करने की जगह पहले अनिका से मिलकर उससे इस बारे में बात करेगी। अंजलि को यकीन था कि अनिका निश्चित ही श्वेता के मन की हालत के बारे में कुछ नहीं जानती होगी। रोहित मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंच जाता है। वहां जब अपने पूरे परिवार को साथ बैठे हुए देखता है तो खुद भी बच्चों के साथ ही वहीं रुक जाता है। रोहित को देखते ही रिया खुशी से उछलने लगती है, फिर अपनी जगह से खड़े होकर अपने दोनों हाथ रोहित के गले में डाल देती है और उसके ऊपर झूल जाती है। रोहित उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। जैसे ही रिया देखती है कि अनिका, आर्यन और अलेक्जेंडर का ध्यान उन दोनों पर नहीं है तो वह धीरे से रोहित के कान में कहती है, डैड, क्या आपने मोम से बात की? रिया की बात सुनकर रोहित उसके चेहरे की तरफ ताक लगाता है। रोहित के चेहरे के हाव भाव देखकर रिया समझ जाती है कि वह रिया की बात समझ नहीं पाया है। रिया अपना हाथ अपने माथे पर मार लेती है और कहती है, क्या आप भूल गए डैड? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मोम से बात करेंगे और उन्हें मना लेंगे ताकि मनाली वाले घर से किताबें यहाँ लाई जा सकें। हालांकि अनिका अपने दोनों बेटों के साथ बातें करने में मशगूल थी, लेकिन आजकल उसके कान कुछ ज्यादा ही तेज हो गए थे। वह उन दोनों बाप बेटी की बातें भी सुन सकती थी। वह समझ जाती है कि जब तक रिया को वह किताबें नहीं मिल जाएंगी वह किसी भी तरह मानने वाली नहीं है। रोहित रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम सॉरी माई प्रिंसेस, मुझे खुद भी तुम्हारी मम्मा से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन तुम्हारी मम्मा के पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है। इस वक्त तुम्हारी और मेरी दोनों की ही सिचुएशन एक जैसी है, इसीलिए हम दोनों को ही पेशेंस से काम लेना होगा। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा काम जरूर पूरा कर दूंगा। फिर मुस्कुराते हुए हाई फाई देने के लिए रिया की तरफ हाथ बढ़ा देता है। रिया उसके हाथ पर अपना हाथ दे देती है। फिर वह रिया से कहता है, आज वक्त मिलते ही मैं पहले तुम्हारी मोम से तुम्हारे लिए उन बुक्स को मांगने के बारे में बात करूंगा, उसके बाद अपने किसी मैटर पर बात करूंगा। नाउ आर यू हैप्पी? रोहित की बात सुनकर रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह रोहित की गोद में बैठे हुए ही उसके गले से लग जाती है और कहती है, यू आर द बेस्ट डैड एवर। सनी का कमरा मारवा हाउस। सनी, प्रीति और ओमकार काउच पर एक दूसरे के आसपास ही बैठे हुए होते हैं। सनी प्रीति को मुक्ता का भेजा हुआ मैसेज दिखाता है। प्रीति सनी का फोन अपने हाथ में लेकर मैसेज पढ़ने लगती है। वहीं सनी किसी सोच में पड़ जाता है। सनी को असमंजस्य में देखकर प्रीति पूछती है, अब तुम क्या सोच रहे हो? सनी कहता है, मैं सोच रहा हूँ उस दिन हम तीनों में से देखने या सुनने लायक सिर्फ तुम ही लग रही थी, लेकिन यह कौन हो सकती है जिसने मुझे देखा? पर हैरानी की बात यह है कि मैंने उसे नहीं देखा। फिर कुछ याद करते हुए अपनी उंगली आगे करके कहता है, जबकि उस दिन मैं हर किसी को तुम्हें देखते हुए देख रहा था, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी लड़की याद नहीं जो मुझे देख रही हो। सनी की बात सुनकर जहां ओमकार के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, वहीं प्रीति भी सनी की ही तरह सोच में चली जाती है। इस बार सनी कहता है, अब तुम क्या सोच रही हो? प्रीति जवाब देती है, सोच रही हूँ कि अगर तुम्हारे कहने के हिसाब से चले तो पक्का यह वही लड़की होगी जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि वह तुम्हें पहले से जानती है, इसीलिए तुम्हें घूर घूर कर देखने की उसे कोई जरूरत नहीं। सनी उतावला होकर कहता है, मतलब जिसने मुझे हर्ट किया था? प्रीति बदले में हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अब तीनों दोस्त अपने अपने चेहरों पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और गहरी सोच में चले जाते हैं। सनी सोच रहा था कि उस लड़की से बदला कैसे लिया जाए। ओमकार सोच रहा था कि आखिर वह लड़की है कौन और दिखती कैसी है। वहीं प्रीति सोच रही थी कि सौम्या की इस चाल का क्या तोड़ निकाला जाए। क्या इस बारे में अनिका दी को बताना चाहिए या नहीं, या फिर इस समस्या को अपने स्तर पर ही सुलझा लेना चाहिए। तभी प्रीति सनी से कहती है, तुम उस सौम्या को मैसेज करो और पूछो कि उसे तुमसे ही दोस्ती क्यों करनी है। फिर सनी कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सौम्या नहीं, उसका नाम मुक्ता प्रासर है।
मुक्ता नाम सुनते ही प्रीति के मन में शक पैदा हो जाता है। एक बार फिर से उसे यह ख्याल आने लगता है कि यह कोई अन्य लड़की भी हो सकती है। प्रीति सनी से कहती है, कहीं यह कोई दूसरी लड़की तो नहीं, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। सनी कहता है, अगर कोई दूसरी लड़की होती तो दिखाई भी देती, मुझे वहाँ पर मेरी ओर देखती हुई कोई लड़की दिखाई नहीं दी। तभी ओमकार सनी को छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है दोस्त, क्या तुम वहाँ सभी लड़कियों को देख रहे थे कि कौन तुम्हें देख रही है और कौन तुम्हें नहीं देख रही है। इस बार सनी अपने चेहरे के भावों को कड़क कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारी तरह कोई खास तो है नहीं कि उसके चेहरे पर ही आंखें टिकी रहती। आई एम सिंगल, और सिंगल हूं तो हर तरफ देखूंगा ही ना। मैंने कहा ना, मेरे सामने ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी जो मुझे देख रही हो या मेरे देखने लायक हो। तभी प्रीति कहती है, तुम दोनों आपस में चिक चिक करना बंद करो। इस वक्त वैसे भी हम एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हम सभी को मिलकर कुछ सोचना होगा। प्रीति की बात पर सनी और ओमकार दोनों ही एक साथ बोलते हैं, हाँ। प्रीति इस बार कहती है, उस लड़की को मैसेज में लिखो कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। सनी कहता है, हाँ यही जवाब सही रहेगा।